इलाके में कुछ दहशतगर्दों के छिपे होने का खदशा। और इस वक्त की अहम सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे न्यूज एट 10 में टॉप 3 न्यूज की। न्यूज एट 10 में आपको बताएंगे 10 बजे की अहम खबरें। अहम खबरों पर किसने क्या बड़ा बयान दिया, किस सियासी पार्टी ने किस पर जुबानी हमला बोला, कौन जवाबी हमले में जमकर बरसा, बताएंगे आपको तफसील से। तो आइए नजर डालते हैं न्यूज एट 10 में टॉप 3 न्यूज पर। तो न्यूज एट 10 में टॉप 3 न्यूज में बात आज की 3 बड़ी खबरों की जो दिन भर सुर्खियों में रहेंगी। सबसे पहली खबर आपको बताएं, तलाक सलासा को तलाक यानी कि सदर जमहूरिया की मंजूरी अब इस बिल को मिल गई है। ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून को सदर जमहूरिया ने मंजूरी दे दी है। राज्यसभा में मुस्लिम वुमेन मैरिज राइट प्रोटेक्शन बिल 2019 के पास होने के बाद सदर जमहूरिया के पास इसको भेजा गया था, जिसे सदर जमहूरिया ने मंजूरी दे दी है। अब यह कानून की शक्ल अख्तियार कर चुका है। यह कानून 19 सितंबर 2018 से नाफिज माना जाएगा। सालिसी पैनल की रिपोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट में पेश होगी। ये दूसरी खबर रहेगी। अयोध्या तनाज़े पर जस्टिस कलीफुल्ला की क़यादत वाला 3 रुकनी सालिसी पैनल की सीलबंद रिपोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी। इसके बाद अगले दिन यानी कि 2 अगस्त को मामले की समाअत चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की सदारत वाली 5 रुकनी बेंच करने वाली है। इस दिन सुप्रीम कोर्ट मामले की रोजाना समाअत की तारीख दे सकता है। 18 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सालिसी पैनल को 31 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा था। इसके बाद तीसरी खबर की जानिब बढ़ेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में उन्नाव मामला अभी भी पेश-ए-इल्तवा है और बेटी को इंसाफ चाहिए, ये मुल्क भर से आवाज उठ रही है। सुप्रीम कोर्ट उन्नाव मामले पर समाअत करेगा। कोर्ट ने बुध को मामले पर नोटिस लेते हुए कहा था कि वो देखेगा कि इस मामले में क्या किया जा सकता है। चीफ जस्टिस ने मुतासिर कुनबे की जानिब से लिखे गए खत अपने सामने पेश करने में हुई देरी को लेकर भी ब्यौरा मांगा है रजिस्ट्री से। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने कहा है कि मीडिया में ऐसे खबर चल रही है जैसे सुप्रीम कोर्ट ने इस खत पर कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि खत अब तक समाअत करने वाली बेंच के सामने ही नहीं पहुंचा था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, 3 तलाक के खिलाफ कानून को सदर जमहूरिया ने मंजूरी दे दी है। मुस्लिम वुमेन मैरिज राइट प्रोटेक्शन बिल 2019 सदर जमहूरिया के पास भेज दिया गया था। राज्यसभा से पास होने के बाद सदर जमहूरिया के पास बिल को भेजा गया था। अब यह कानून की शक्ल अख्तियार कर चुका है। ये कानून 19 सितंबर 2018 से नाफिज माना जाएगा। तो एक बड़ी कामयाबी जिसको देखा जा रहा था, परसों ये बिल पास हुआ, उसके बाद इसको राष्ट्रपति यानी कि सदर जमहूरिया के पास भेजा गया था मंजूरी के लिए और उनके दस्तखत होने के बाद इसको मंजूर कर लिया गया। हालांकि पहले ही जब ये बिल राज्यसभा से पास हुआ था उसके बाद ही सदर जमहूरिया ने ट्वीट करके इसका इस्तकबाल किया था और उसके बाद आज जब इसके दस्तखत यानी कि सदर जमहूरिया ने इस पर दस्तखत किए तो ये अब कानून की शक्ल जो है वो इख्तियार कर चुका है। अब से कोई भी मर्द, कोई भी शौहर अपनी अहलिया को अगर 3 बार में मौखिक तौर पर तलाक देता है तो उसको न सिर्फ जुर्माना देना होगा बल्कि 3 साल की सजा का प्रोविजन भी इस कानून के तहत है। 3 तलाक देने पर खुद या तो बीवी शिकायत दर्ज करा सकेगी या फिर बीवी का जिनसे खून का रिश्ता है यानी कि उनके रिश्तेदार इस मामले को दर्ज करा सकेंगे। इसके अलावा कोई गैर इंसान इस मामले में FIR या रिपोर्ट दर्ज नहीं करा सकता। ज्यादा अपडेट के लिए शुएब रजा हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे जुड़ गए हैं। शुएब, फाइनली आज कानून की शक्ल इख्तियार कर ली है और अब आगे क्या होगा? वाकई इसको जिस तरह से कामयाबी के तौर पर सरकार ले रही है, अब क्या समझा जाए, पूरी तरह से रोक? आप बिल्कुल देखिए, क्योंकि सदर जमहूरिया ने मुहर लगा दी है इस कानून पर और ये भी उसमें लिखा गया है जो जब दस्तखत किए गए हैं जहां पर कि ये 2018 19 सितंबर से लागू माना जाएगा, यानी कि 19 सितंबर 2018 से जो भी मामले तलाक से रिलेटेड आए हैं अदालत में वो इसी तरह से निपटाए जाएंगे। नए कानून के मुताबिक किसी ने अगर ट्रिपल तलाक दिया है तो उसको 3 साल की सजा होगी। जो कानून बना है उसी के मुताबिक निपटाए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक कोशिशें जो लंबे वक्त से चली आ रही थी उसको अंतिम या आखिरी जो रूप है वो अब दे दिया गया है। पूरे मुल्क में ये कानून नाफिज हो चुका है और अब कोई भी अगर इस तरह का मामला आता है तो इसी कानून के हिसाब से अब निपटाए जाएंगे। ये बात सही है कि कई लोग अभी भी इसकी जो मुखालफत है जो शुरुआत से करते आए हैं वो कर रहे हैं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि वो गौरव फिक्र कर रही है इस कानून के तमाम
जो पहलू है उस पर, ताकि ये देखा जा सके कि अगर सुप्रीम कोर्ट हो जाते हैं तो क्या इसको चैलेंज किया जा सकता है क्या। तमाम चीजें वो एक अलग चीज है, लेकिन ये बात सही है कि जो मुस्लिम खातून है जो इस ट्रिपल तलाक से पीड़ित है या उनको इस तरह से डर था कि उनका शौहर इस तरह से उनको छोड़ सकता है, तो उनके तहफ्फुज़ के लिए कम से कम सरकार ने एक ऐसा कानून बना दिया है जो इस डर को। ठीक है शुएब, सुन पा रहे हैं जी। आगे बढ़ना चाहूंगा, और ये जो तारीख है 19 सितंबर 2018 जिससे ये जो कानून है नाफिज माना जा रहा है, इसके पीछे इस तारीख की क्या अहम वजह है? देखिए, क्योंकि अध्यादेश भी सरकार कई बार लाई और तीसरी बार ये अध्यादेश लेकर आई थी, तो कहीं ना कहीं जब अध्यादेश लाती है सरकार, किसी भी कानून जब संसद से पास नहीं होता, कोई कानून अध्यादेश लाती है तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर जब सत्र होता है संसद का, उसके भीतर आपको पास कराना होता है। लेकिन पहले हमने देखा कि पहले जो अध्यादेश थे तब सरकार जब कानून लाई लोकसभा से तो पास हो गया था एक तरीके से, लेकिन राज्यसभा में अटक गया था। इस बार ये भी हुआ कि राज्यसभा से भी ये कानून पास हो गया। तो कहीं ना कहीं जो बैक डेट है वो इसीलिए राष्ट्रपति को भी अधिकार होता है और ये तमाम जो चीजें हैं कानूनी पहलू उसको देखा जाता है, और जो राष्ट्रपति का जो लेटर है, जो राजपत्र जारी किया जाता है, उस पर ये बाकायदा मेंशन है कि जो प्रभावी होगा कानून वो 19 सितंबर 2018 से ही लागू माना जाएगा। यानी कि उस तारीख से जो भी इस तरह के अगर कोई मामले आए हैं मुल्क भर में तकरीबन, क्योंकि 1 महीना ही सितंबर का है तो 1 साल पीछे आप जाएंगे तो 1 साल पहले जितने भी मामले अगर इस तरह के कोई आए हैं तो इसी कानून के हिसाब से वो निपटाए जाएंगे। जो भी ट्रिपल तलाक के मामले इस तरह के सामने आ रहे थे और किसी ने भी अगर ट्रिपल तलाक दी है तो यकीनन इस कानून के हिसाब से उनको 3 साल की सजा होगी। जो मुआवजे की बात है, जो भी तमाम चीजें हैं, उसी लिहाज से ये तमाम मामले निपटाए जाएंगे। तो कम से कम मुस्लिम जो खातून है, जो खातिन है, उनके लिए ये बिल्कुल वाकई बहुत राहत की बात होगी। और बहुत शुक्रिया शुएब इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज ये कानून जो है नाफिज हो चुका है, हालांकि 2018 सितंबर से इसको नाफिज माना जाएगा और उसके बाद के जितने भी मामले हैं वो अब गैर कानूनी पूरी तरह से हो गए हैं। आगे बढ़ेंगे, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, राम मंदिर को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। अयोध्या मामले में सालिसी पैनल सीलबंद कवर में आज सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट सौंपने वाला है। चीफ जस्टिस की कयादत में सुप्रीम कोर्ट की बेंच 2 अगस्त को मामले की समाअत करेगी, यानी कि कल सुप्रीम कोर्ट में मामले की समाअत होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट मामले की रोजाना समाअत की तारीख दे सकता है। अयोध्या तनाज़े पर रजामंदी बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई तक दोनों फरीकें से बातचीत जारी रखने के लिए कहा था, और इसकी जो डेडलाइन थी आज तक की कल तक की दी गई थी, 31 तारीख तक की, और उसके बाद ये डेडलाइन खत्म हो गई है। और आज जो सालिसी कमेटी है वो वहाँ पर अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी, और ये देखना होगा कि अब जो सालिसी के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसका क्या स्टेटस है, और उसके बाद कल से मामले पर सुनवाई शुरू हो जाएगी। और इस बात को लेकर सुनवाई होगी कि क्या रोजाना जो सुनवाई है वो की जाए या नहीं, इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला जो है वो देगा। राम ही तो करुणा में है, शांति में राम है, राम ही है एकता में, प्रगति में राम है। सुप्रीम कोर्ट में आज सालिसी पैनल अपनी हतमी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में सौंपेगा। चीफ जस्टिस की सदारत वाली 5 जजों की बेंच ने 11 जुलाई को एक अर्जी पर पैनल से रिपोर्ट तलब की थी। सभी फरीक के दरमियान पीर को आखिरी मीटिंग हुई थी। इससे पहले 18 जुलाई को सालिसी पैनल ने कोर्ट को स्टेटस रिपोर्ट सौंपी थी। तब सीजेआई ने कहा था कि अभी सालिसी की रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर नहीं लिया जा रहा है क्योंकि ये खुफिया है। पैनल जल्द हतमी रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दे। अगर इसमें कोई अच्छा नतीजा नहीं निकला तो 2 अगस्त को रोजाना समाअत पर तबादला ख्याल किया जाएगा। 2 अगस्त से यह मुकदमे की रोज सुनवाई होगी और फिर हम ये अपेक्षा करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट मामले को टालने की, लंबा करने की सब कोशिशों को कड़ाई से विफल करके गुणदोष को सुन के इसी वर्ष में फैसला होगा। इससे पहले फरीक गोपाल सिंह विशारद ने अर्जी दाखिल कर कोर्ट से कहा था कि सालिसी पैनल से कोई मुस्बत नतीजा नहीं मिल रहा है,
इसलिए कोर्ट को जल्द फैसले के लिए रोज समाअत पर तबादला ख्याल करना चाहिए। वहीं इस मामले में दूसरे फरीक ने सालिसी पैनल पर यकीन जताया है। कोर्ट ने 8 मार्च को इस मामले को बातचीत से सुलझाने के लिए सालिसी पैनल तश्कील किया था। पैनल में साबिक जस्टिस FM कलीफुल्ला, श्री रविशंकर, सीनियर वकील श्री राम पंचू भी शामिल हैं। मई में सुप्रीम कोर्ट ने सालिसी पैनल से अयोध्या मामले को सुलझाने के लिए 15 अगस्त तक का वक्त दिया था। कोर्ट ने पैनल से कहा था कि 8 हफ्तों में मामले का हल निकालें और पूरी बातचीत कैमरे के सामने हो। अयोध्या मामले में पहली बार 1986 में सालिसी की कोशिश की गई थी। उसके बाद सरकारें बदलती रहीं, मुद्दे बनते बिगड़ते रहे और तारीख पर तारीख मिलती रही। सालिसी की कोशिशों की शुरुआत का वक्त 30 साल से ज्यादा गुजर चुका है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस मामले को कब और कैसे सुलझाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस खबर पर सुमित कुमार हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, एक ऐसा मामला जो लगातार खिंचता जा रहा है, लगातार कोशिशें की जा रही कि मामले को हल कर दिया जाए, लेकिन अभी भी मामला सुलझने का नाम नहीं ले रहा। मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। अब आज का जो दिन है, जब कमेटी आज अपनी स्टेटस रिपोर्ट सौंपने वाली है, कितना अहम आज का दिन माना जाए? देखिए, आज जो मध्यस्थता पैनल है, जो जस्टिस कलीफुल्ला की अध्यक्षता में जो 3 सदस्यों की जो पैनल है, मध्यस्थता पैनल, वो आज रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी। जो रिपोर्ट है वो सीलबंद लिफाफे में जो है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जाएगी, क्योंकि आपको याद होगा जब कोर्ट ने मध्यस्थता पैनल का गठन किया था तो गोपनीयता की बात कोर्ट ने कही थी। तो आज मध्यस्थता पैनल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और इस रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट कल अहम सुनवाई करने वाला है। पिछली सुनवाई की अगर बात की जाए तो कोर्ट ने 31 जुलाई तक मध्यस्थता पैनल को कहा था कि आप मध्यस्थता का पूरा काम जो है वो पूरा कर लें और 1 अगस्त को जो है आप रिपोर्ट जो है कोर्ट में दाखिल करें। और कोर्ट ने कहा था कि इसी रिपोर्ट पे हम 2 अगस्त यानी कल हम सुनवाई करेंगे और ये तय करेंगे कि क्या मध्यस्थता से बात बनी है या नहीं। अगर कोर्ट ने ये भी कहा था कि अगर मध्यस्थता से बात नहीं बनी है, रिपोर्ट देखने के बाद कोर्ट को ये लगता है कि मध्यस्थता से बात नहीं बनी है, तो कोर्ट 2 अगस्त को यानी कल जो है ये तय करेगा कि आखिरकार अयोध्या मुख्य मामले की जो सुनवाई है वो जल्द और रोजाना कैसे हो, ये कल कोर्ट जो है वो तय कर देगा। तो सबसे अहम बात है कि मध्यस्थता पैनल की जो रिपोर्ट है उसमें क्या कुछ कहा गया है, इसका खुलासा कल चीफ जस्टिस की बेंच यानी जो संविधान पीठ कल बैठेगी उसमें इसका खुलासा हो जाएगा। क्योंकि फिलहाल जो आज रिपोर्ट दाखिल होनी है सुप्रीम कोर्ट में वो सील्ड बंद लिफाफे में, यानी कि सील्ड बंद लिफाफे का मतलब है कि वो फिलहाल जो है वो सार्वजनिक जो है वो पब्लिकली नहीं होगी, क्योंकि कोर्ट का आदेश है गोपनीयता बरतने का। तो कल जो है इस पूरे मामले में अहम सुनवाई है और रिपोर्ट जब सुप्रीम कोर्ट के पास जब रखी जाएगी कल सुनवाई के दौरान, तब देखना बेहद अहम होगा कि इस रिपोर्ट में क्या अहम बातें हैं, क्या मध्यस्थता से बात बनी है या नहीं। इसका जो है एक तरह से जिक्र कल सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुमित इस तमाम जानकारी के लिए। बेहद खास दिन है आज का। आज स्टेटस रिपोर्ट जो है वो पैनल देगा, उसके बाद देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है वो क्या रहता है, अगर वो सेटिस्फाई होता है या फिर मामले की रोजाना समाअत होगी, अब देखना ये होगा। आगे बढ़ेंगे। इस वक्त बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर से बताएंगे। जम्मू कश्मीर की पुलिस ने बडगाम से हिजबुल का एक दहशतगर्द गिरफ्तार किया है। हिजबुल मुजाहिदीन के दहशतगर्द का नाम शौकत अहमद तांत्रिक बताया गया है। शौकत को हथियार और गोला बारूद ले जाते हुए गिरफ्तार किया गया है। एक गिरफ्तारी हुई है। पूरी तरह से एक्शन में सिक्योरिटी एहलकार जम्मू कश्मीर में नजर आ रहे हैं और सीधे तौर पर मरकजी हुकूमत की खुद वजीर दाखिला अमित शाह की जो नजर है पैनी बनी हुई है लगातार जम्मू कश्मीर पर, क्योंकि इसके पीछे खास वजह यह भी है कि जल्द से जल्द सरकार वहां पर अब इलेक्शन कराने की तैयारी में नजर आ रही है। साथ ही साथ गवर्नर भी अब ये कहने से दिखाई दे रहे हैं कई बार कि उनका ये कहना है कि कश्मीर में जो है वो अमन बरकरार है, लेकिन इस तरह की जो वारदातें हैं वो कहीं ना कहीं गवर्नर के दावों की पोल खुलती नजर आती है। तो हिजबुल मुजाहिदीन का एक दहशतगर्द गिरफ्तार किया गया है। गोला बारूद के साथ इसको गिरफ्तार किया है हिजबुल मुजाहिदीन का दहशतगर्द, जिसका नाम
शौकत अहमद तांत्रिक बताया गया, उसको गिरफ्तार फिलहाल कर लिया गया है। उन्नाव मामले से जुड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट में आज उन्नाव मामले पर समाअत होने वाली है। कोर्ट ने बुध को मामले पर नोटिस लेते हुए ये कहा था कि वो देखेगा कि इस मामले में क्या किया जा सकता है। चीफ जस्टिस ने मुतासिर कुनबे की जानिब से लिखे गए खत को अपने सामने पेश करने में जो देरी हुई थी उसका ब्यौरा रजिस्ट्री से भी मांगा है। मीडिया से ऐसी खबरें मिल रही हैं, ये कहना था सीजीआई का, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने इस खत पर कोई कार्रवाई नहीं की है। ये खुद रंजन गोगोई ने कहा। चीफ जस्टिस अब इस मामले की समाअत कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि अब देखेगा सुप्रीम कोर्ट के इनके लिए, यानी कि जो मुतासिर कुनबा है उसके लिए क्या किया जा सकता है, जबकि खत अब तक समाअत करने वाली बेंच के सामने नहीं आया है। ये कहना है चीफ जस्टिस का। एक लंबा अरसा था, उसके बाद जो खत था वो बीच में ही कहीं अटका हुआ था। आज सुप्रीम कोर्ट में एक और बड़ी समाअत होनी है। उन्नाव रेप मुतासिरा के कुनबे की तरफ से चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के लिखे गए खत पर जो उनको खत लिखा गया था उस पर सुप्रीम कोर्ट आज समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट को मुतासिर के अहले खाना की चिट्ठी 17 जुलाई को ही मिल गई थी, लेकिन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के सामने इस मामले को मंगल शाम 4 बजे रखा गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी जनरल से कहा कि वो 7 दिन में बताएं कि जब चिट्ठी 17 जुलाई को मिली थी तो इसे चीफ जस्टिस के सामने क्यों नहीं पेश किया गया। उन्नाव रेप मुतासिर के परिवार ने ये चिट्ठी 12 जुलाई को लिखी थी। इसी बीच उन्नाव गैंगरेप मामले की जांच कर रही सीबीआई ने उन सभी लोगों की लिस्ट मांगी है जिन्होंने जेल में बंद बर्खास्त एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर से मुलाकात की थी। सीबीआई मुलजिम कुलदीप सिंह सेंगर से मिलने वालों को जल्द समन भी भेजेगी और पूछताछ के लिए बुलाएगी। जांच एजेंसियों ने सभी मुलजिमों का कॉल डिटेल भी मांगा है। सीबीआई ने बर्खास्त एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर समेत 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। सीबीआई और फॉरेंसिक टीम ने रायबरेली में हादसे की जगह पर जाकर कुछ और सबूत भी इकट्ठा किए। सीबीआई जिसको हम लोगों ने केस हैंडओवर किया है, उन्होंने टेकअप कर लिया है और अब ये सीबीआई इसको अपने ढंग से इसकी विवेचना करेगी, जांच करेगी। एक्सीडेंट के बाद से रेप मुतासिरा लखनऊ के KGMU में वेंटिलेटर पर है। वहीं हादसे में जान गंवाने वाली मुतासिर की चाची का उन्नाव में अंतिम संस्कार किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आज दिल्ली के मरीजों को परेशानी हो सकती है। दिल्ली के रेजिडेंस डॉक्टर आज हड़ताल पर हैं। यह हड़ताल नेशनल मेडिकल कमीशन बिल की मुखालफत में हो रही है। हड़ताल में एम्स के रेजिडेंस डॉक्टर भी शामिल हैं, जिसमें ओपीडी सर्विस और इमरजेंसी सर्विस भी मुतासर हो सकती है। और सबसे ज्यादा जो मुतासिर होगा वो दिल्ली जैसा शहर होने वाला है, ये कहा जा रहा है। और लगातार इसकी मुखालफत की जा रही है। जो डॉक्टर्स हैं उनकी 2 मांगे हैं। आर्टिकल 15 और 32 जो उनके लिए है उसमें वो तरमीम करना चाहती हैं राज्यसभा में पेश होने से पहले, लेकिन सरकार उनकी सुनने के लिए तैयार नहीं है, लिहाजा उन्होंने हड़ताल का ऐलान किया है। एनएमसी बिल लोकसभा में पास होने के बाद इसे लेकर डॉक्टरों में मुखालफत बढ़ती जा रही है। दिल्ली के रेजिडेंस डॉक्टर आज इसके खिलाफ हड़ताल पर हैं। हड़ताल की वजह से आज राजधानी में तिब्बी खुदमात मुतासर हो सकती है। एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर ने आज तंजीम के सभी डॉक्टरों से एनएमसी बिल की मुखालफत में एम्स से लेकर ऐवान तक होने वाली मार्च में शामिल होने की अपील की है। डॉक्टरों की मांग है कि बिल में तरमीम करके राज्यसभा में पेश किया जाए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो वो हड़ताल करके मुखालफत जताते रहेंगे। डॉक्टरों की हड़ताल से दिल्ली सबसे ज्यादा मुतासर होगी। इमरजेंसी से लेकर ओपीडी तक सर्विस बंद रहेंगी। डॉक्टरों की केवल 2 मांगे हैं कि वो बिल के आर्टिकल 15 और 32 में बदलाव किए जाएं, लेकिन सरकार बदलाव को तैयार नहीं है। सबसे पहले कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर्स जो लिमिटेड लाइसेंस में मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस करेंगे उनको हम चाहते हैं कि बिल्कुल ही खारिज किया जाए। वो उनको आप अगर रजिस्टर्ड कर रहे हो, लीगलाइज कर रहे हो, तो फिर तो वजूद ही एक MBBS डॉक्टर का खत्म हो जाएगा। सेकंड, हम यही चाहेंगे कि फीस रेगुलेशन की जाए। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को जो बढ़ावा दे रहे हैं वो बिल्कुल ही खारिज किया जाए, वो पॉइंट भी खारिज किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और नेशनल मेडिकल कमीशन बिल की मुखालफत में एम्स, सफदरजंग समेत कई अस्पताल के डॉक्टर हड़ताल पर। सेहत खदमात बुरी तरह से आज मुतासर रही। करीब 50,000 मरीजों के लिए आज मुसीबत बढ़ सकती है। डॉक्टरों की हड़ताल से रूटीन ऑपरेशन भी मुतासर हैं, जिससे मरीज परेशान हो सकते हैं। लेकिन डॉक्टर्स की अपनी मांग है जिसको लेकर वह एहतजाज कर रही हैं और आज वो एक मार्च भी निकालने वाले हैं और अपना एहतजाज, अपना एतराज़ जो है वो सरकार के सामने जाहिर कर सकते हैं। लेकिन सरकार अभी इस ओर देखने के लिए या इस बारे में सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि लगातार यही लग रहा है। डॉक्टर्स एनएमसी बिल में तरमीम के लिए लेकर लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन
सरकार इसके लिए अभी तैयार नहीं दिखाई दे रही। मरीजों का इलाज नहीं होगा और आज के बाद कब तक नहीं होगा इसकी भी कोई सूचना नहीं है। ये अस्पताल अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए हैं। राज्यसभा में आज एनएमसी बिल टेबल होना है जिस पर चर्चा होगी। लोकसभा में ये बिल पहले ही पास हो गया और इसके विरोध में ही लगातार जो डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर बैठे हैं। कल भी देश भर के डॉक्टरों की हड़ताल थी, लेकिन आज दिल्ली वालों के लिए मुसीबत दुगनी हो सकती है क्योंकि दिल्ली के जितने बड़े सरकारी अस्पताल हैं उनके डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। और देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं एएमसी किस तरीके से डॉक्टर आज पूरे दिन, और हो सकता है अगर आज राज्यसभा में ये बिल टेबल होता है 11 बजे चर्चा होती है तो ये डॉक्टर सड़कों पर भी उतरेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे, रोड ब्लॉक करेंगे। ये इनका कहना है कि इस बिल की जो सबसे बड़ी खामी है वो यही है कि किस तरीके से नीम हकीम खतरे जान यानी 3.5 लाख ऐसे डॉक्टर्स को लाइसेंस मिल जाएगा जो कि आने वाले समय में मरीजों की जान के लिए ही खतरा साबित हो सकते हैं। एक ब्रिज कोर्स के जरिए इन सभी को लाइसेंस देने की कोशिश सरकार की इस एनएमसी बिल द्वारा की जा रही है। इसके साथ ही कई सारी पॉइंट्स को लेकर भी आपत्ति है, लेकिन संशोधन बेहद जरूरी है और अगर नहीं होता तो ये तस्वीरें लगभग दिल्ली के सभी अस्पतालों की है। और सबसे अहम ये है कि सिर्फ ओपीडी सेवा ही नहीं तो इमरजेंसी सेवा भी पूरी तरीके से बाधित है, यानी दिल्ली के लगभग 50,000 मरीजों के लिए आज का दिन मुसीबत भरा है। कविता शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, रामपुर में आजम खान एंड फैमिली के खिलाफ कानूनी कार्रवाई से समाजवादी पार्टी की बौखलाहट अब खुलकर सामने आ रही है। रामपुर में आज जबरदस्त सियासी जंग छिड़ने वाली है। रामपुर की सरहद को सील कर दिया गया है। रामपुर में आने वालों की पुलिस कड़ाई से जांच कर रही है। समाजवादी पार्टी ने रामपुर में धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। रामपुर की सीमा पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी आजम खान और अब्दुल्ला आजम के जो खिलाफ सियासी मकसद से कार्रवाई करने का इल्जाम लगा रही है। बुध को भी रात में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था और लेकिन उसके बाद उनको रिहा कर दिया गया था। इसके बाद अब्दुल्ला आजम खान जौहर यूनिवर्सिटी के गेट पर पार्टी हिमायतियों के साथ कैंडल लेकर धरने पर बैठे गए थे और पुलिस ने बुध की सुबह जौहर यूनिवर्सिटी में छापेमारी की थी। पुलिस कार्रवाई में बाधा डालने के इल्जाम में अब्दुल्ला आजम को हिरासत में लिया गया था। पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने अपने नेताओं को एकजुट करने के बाद एहतजाज दर्ज करने का ऐलान किया है। और मोदी सरकार ने कश्मीर के लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए उन्हें एक खास तोहफा दिया है। मरकजी हुकूमत ने एक बड़ा फैसला लेते हुए ऐलान किया है कि मुल्क भर में नाफिज जनरल कैटेगरी को 10% रिजर्वेशन का कानून अब जम्मू कश्मीर में भी नाफिज होगा। मरकजी काबीना ने जम्मू कश्मीर में 10% इक्तिसादी बुनियाद की तजवीज नाफिज करने को मंजूरी दे दी है। जो देश में सामाजिक न्याय की जो बड़ी पहल की थी, आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण नौकरी में और शिक्षा में मिलेगा, यही अब जम्मू कश्मीर को भी लागू करने का निर्णय किया है। और जम्मू कश्मीर के लिए और एक ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है कि अब आर्थिक गरीबों को भी ये मिलेगा आरक्षण और 8 लाख तक की जिनकी आय है उन सबको वो 10% आरक्षण मिलेगा।